नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य पाठक जी हैं। हम इनसे तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विजय जी, बहुत लंबा अनुभव रहा है छात्र राजनीति से लेकर के आज विधान परिषद के सदस्य के तौर पर पार्टी में प्रमुख पदों पर रहे हैं। किस तरीके से परिस्थितियां बदली और अब जब चुनाव सामने है तो ऐसे में किन किन चीज़ों को बीजेपी वहां देख रही है, क्योंकि तमाम सारे अलग अलग मुद्दे हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार पर है, उसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे बदलेंगे, इस सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे विजय बहादुर पाठक जी से। पाठक जी, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है सरकार की। एक लंबा अनुभव होता है, जब 10 साल आप सत्ता में रहते हैं तो आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और वो असंतुष्टि कई बार हावी हो जाती है और सरकार गिरने तक की नौबत आती। बीजेपी इसको कैसे अलगाव की तरफ हटाएगी, अपने अच्छी चीज़ों को कैसे लेकर जाएगी, लोगों को क्या बताएगी कि 10 साल में उन्होंने क्या किया और अगले 5 साल में वो क्या करेंगे? देखिए, आप अगर ध्यान देंगे तो अब एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी है। पहले 37 सालों बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि कोई सरकार रिपीट की, तब भी ये सवाल था। 17 में जब हमारी सरकार बनी और 22 के चुनाव में ये मुद्दा हमारे पास था, तो प्रो इनकम्बेंसी है। स्वाभाविक है कि जब आप बहुत दिनों तक सत्ता में रहते हैं तो कुछ कहीं नाराजगी होती है, कहीं कार्यकर्ताओं की बात होती है, कुछ मुद्दे होते हैं और उसमें कुछ हम नई सीटें जीतते हैं और कुछ पुरानी हम जीती हुई हारते हैं। ये एक व्यवस्था हो सकती है। तो स्वाभाविक है कि हम 24x7 और साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है। एक पब्लिक की मानसिकता बनी है प्रो इनकम्बेंसी की। उस प्रो इनकम्बेंसी के साथ अपने जो काम हैं उन काम के आधार पर हम इस बार के चुनाव में विजय हासिल करेंगे। लेकिन 24 घंटे आप कह रहे हैं, 24 घंटे 365 दिन भाजपा काम करती है। वही तो अपोजिशन आरोप भी लगाता है कि बीजेपी सत्ता में भी रहे, सरकार में भी रहे तो सरकार भी 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है, आम आदमियों के काम करने के मोड में नहीं रहती है। क्योंकि अखिलेश लगातार इस बात की चर्चा करते हैं, इस बात को राहुल जी लगातार रखते हैं। तो तमाम सारे बड़े नेता जो हैं, चाहे अखिलेश जी हों या राहुल जी हों, दोनों लोग इस बात को कहते हैं कि 24 घंटे बीजेपी सिर्फ इलेक्शन मोड में रहती है, काम करने के मोड में रहती नहीं है। तो ऐसे में ये भी चीज तो वो लोगों को ले जाकर के बताएंगे। अच्छा, 24x7 की जब बात हम करते हैं तो हम इलेक्शन मोड में रहेंगे तो किसके पास रहेंगे? उसी आम जनता के पास रहेंगे और उस आम जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से अपने को एसोसिएट करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों कि व्यक्तिगत हम किसी का समाधान ना कर पाएँ, लेकिन जब हम राज्य के आधारभूत ढांचे की बात करते हैं तो आधारभूत ढांचे को हमने ठीक किया। कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था हमने ठीक किया। जो अन्य चीज़ें हैं उन अन्य चीज़ों पर भी काम किया है। तो उस दूसरी बात जो हमारी पॉलिसी है, ये वही उत्तर प्रदेश तो था जहाँ एक नारा था, हमारी बेटी उसका कल। और लेकिन जब लोग गए रजिस्ट्रेशन कराने, उसमें लिखा था कि यह केवल अल्पसंख्यक बेटी के लिए है। 30,000 रुपये का वजीफा था। मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर भेद होता था। हमारी 10 साल की सरकार है, एक योजना कोई बताए जिसमें हम मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर हमने कोई विभेद किया हो। और हमारा निश्चित तौर पर मानना है कि जो हमारे साथ नहीं था उसको भी जोड़ना है। नहीं, लेकिन अगर हम अब जो पाठक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अब जो है वहां पर जो परसेप्शन सेट हो रहा है, जो आपके साथ नहीं था उसके लिए तो आप परेशान हैं, लेकिन जो आपके साथ है उसको आप यूजीसी ले आके दूर कर रहे हैं, उसको आप जो है अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई में दूर कर रहे हैं। वहां पर जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि अगर प्रधानमंत्री संसद में जाकर अगर ये कहते हैं कि हम अति पिछड़ा हैं या पिछड़ा वर्ग से आते हैं, बनारस में आके कहते हैं कि हम हिंदू हैं और माँ गंगा ने बुलाया है, तो इन दोनों चीजों में कहीं न कहीं जातीय भेदभाव समाप्त करने की जगह जातीय भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिल रहा है क्या? देखिए, सवाल के जवाब में जब प्रश्न खड़े होंगे तो किस वर्ग से आते हैं वो है, लेकिन काम करने का आधार वर्ग नहीं है, काम करने का आधार जाति नहीं है, काम करने का आधार संप्रदाय नहीं है। लेकिन यह तो निर्विवाद सत्य है कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं,
वो हिंदू हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब अगर ये बात कहेगा कि वो पिछड़े वर्ग से है इसलिए लोग परेशान कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग से है, तो संदर्भ क्या है? समझे? आप ब्राह्मण वर्ग से हैं, तो जब कोई संदर्भ आएगा मुंबई से लेकर के भदोही तक में, तो सवाल तब आप बात कहेंगे। लेकिन आपके काम का आधार, आपका पिक एंड चूज अगर वो है तो सवाल है, तो पिक एंड चूज तो नहीं है। हम समग्रता की बात करते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे तमाम ऐसे वर्ग हैं जिन सरकार की योजनाएं जिन तक पहुंच रही हैं वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम पहुंचाते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब हम सरकार बनाए थे तो निर्वाचित हुए बनाए थे, हमारे सांसद जीते तब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारे विधायक जीते तब योगी जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब हम सरकार में हैं तो हम सबके हैं, इसलिए हमने कोई भेद नहीं किया। दूसरा सवाल जो पाठक जी है कि अभी जो खबरें आ रही हैं कि सरकार 50,000 रुपया महिलाओं के खाते में जमा करेगी, इस तरीके की खबरें आ रही हैं, ये सच्चाई क्या है ये तो आप बताएंगे। दूसरा, क्या हम रेवड़ी पॉलिटिक्स को वहां पर भी आगे कर रहे हैं क्या, या फिर आपको लग रहा है कि जो टेस्टेड एजेंडा है, जैसे हमने मध्य प्रदेश में लाडली बहन चलाया, हमने महाराष्ट्र में लाड़की बहन चलाया, हमने झारखंड में मतलब झारखंड की सरकार ने वहां पर माता बहन योजना चलाई, बिहार सरकार ने वहां पर महिलाओं को जो पैसे दिए, तो और दिल्ली में भी जिस तरीके की चीजें हुई, तो उसके बाद लगता है कि महिलाओं को अगर पैसे डाल दें तो महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, या 100% वोट्स जो है वो महिलाओं के आ जा सकता है क्या? महिला सशक्तिकरण ये हमारे केंद्र में है, लेकिन चुनाव के समय सुन लीजिए, नहीं केंद्र में है और उसको लेकर काम करते हैं। मैं बिहार की आपने बात करी, बिहार के चुनाव में मैं था, तो बिहार के चुनाव में जब छठ के अवसर पर ही ये काम हुआ, तो मैं गांव में गरीबों के यहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि बाबू हमको 10,000 मिला था, तो हमने बकरी खरीद ली। ठीक, 8,000 रुपए की तो बकरी खरीद ली, और उस बकरी को हम पालेंगे तो साल भर में ही हमको एक बकरी 4,000 रुपए दे दी। 2-3 बकरी हमारा त्योहार भी बन गया। अभी मैं आजमगढ़ में था, आजमगढ़ में वहाँ के जिला प्रशासन को मैंने थोड़ा बकअप किया। उन्होंने एक नया काम किया, 6 करोड़ रुपए स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को मिले। कैसे मिले? उन्होंने जो हमारे गौशालाएं हैं उनसे 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से गोबर उनको दिया, महिलाओं को, उनको केचुआ दिया, उन्होंने खाद बनाया, और वो 10 से 20 रुपए का पैकेट बनाया। अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आया था, उस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में सभी ग्राम प्रधानों को कहा कि आप वो खरीदिए। बिल्कुल ठीक। अब उन्होंने खरीदा तो पैसा उनकी जेब में गया, महिलाएं सशक्त होंगी, तो उस सशक्तिकरण के लिए उनको, और हमने ये नहीं कहा जो ये हम उत्तर प्रदेश के बारे में जो आपने कहा वो तो सुनी सुनाई बातें, लेकिन महिलाएं इंपावरमेंट हो, वो रोजगार में लगें, तो शुरुआती इनिशिएटिव होगा। बिहार में भी जो इनिशिएट किया उसमें कहा कि दोबारा जो लोग काम कर रहे हैं उनको आगे देंगे। आपको ध्यान होगा बहुत पहले कांग्रेस शासन में जिसकी जरूरत थी कि वो हम लोग छात्र नेता थे, उस समय जिला उद्योग केंद्र से मिलता था पैसा। तो अगर प्राइमरी असिस्टेंस करके महिलाएं सशक्त होंगी, और सशक्त करने के लिए सरकार व्यवस्था बना रही है। नहीं, लेकिन एक पाठक जी सवाल तब खड़ा होता है क्योंकि लगातार लोग सवाल करते हैं कि जब भी कोई योजना हो महिलाओं को सशक्तिकरण तो 5 साल के लिए चाहिए ना, तो जब भी कोई योजना की शुरुआत सरकारें करती हैं तो चुनाव के ठीक पहले जो करती हैं। इस देश में चुनाव तो हर साल होते हैं महाराज। अभी विधानसभा चुनाव होगा, फिर लोकसभा चुनाव होगा, फिर जिला पंचायत के चुनाव होंगे, स्थायी निकाय के, फिर उसके बाद नगर निगमों के चुनाव होंगे। तो चुनाव तो हर साल है, 5 वर्षों में चुनाव हर बार है। तो जब भी आप काउंट करेंगे तो ये तो बात आएगी, लेकिन पब्लिक के हित के लिए जो स्कीम है, वो योजना है, वो तो लाना पड़ेगा सरकार को। पाठक जी, और जो लगातार वायरल हो रही हैं खबरें हैं, जो लगातार चर्चा आपस में जो गॉसिपिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दोनों में जमती नहीं है, और इसका खामियाजा जो है वो चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ किसी न किसी तरीके से संगठन में, सत्ता में 2 से पावर सेंटर्स बना रहे हैं,
ताकि जो है अपनी अपनी लॉबी तैयार कर सके। आप चूंकि संगठन में भी रहे हैं, आप परिषद सदस्य भी हैं, आप बताइए सच्चाई क्या है जो लोग बताते हैं और लोग ग्राउंड पर कैसे हैं? देखिए, ऐसी कोई बात है नहीं। हमारे यहाँ समूह में फैसले लिए जाते हैं, निर्णय मंत्री परिषद लेता है और उस मंत्री परिषद के हेड करते हैं योगी जी, मंत्री परिषद के सदस्य लोग भी। ठीक, रही बात संगठन की, तो संगठन की जो रचना है उस रचना के हिसाब से जब कोई भी दल सत्तारूढ़ दल होता है तो सत्तारूढ़ दल का काम क्या होता है? सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना। तो हम उसको लेकर प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि जब आप रूलिंग पार्टी हैं तो आपकी परफॉर्मेंस सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर होती है, और जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप संघर्ष कितना किए हैं इस पर होता है। तो अब हम सत्तारूढ़ दल है, इसलिए जो सरकार काम करती है हम उसके आधार पर काम हमारी परफॉर्मेंस है। निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल में थे, हमारे हाथ में उपलब्धियों की एक किताब होती है, उस उपलब्धियों के किताब के सहारे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हम चूंकि देखिए, संवाद जो आपने प्रारंभिक बात कही 24x7, तो संवाद सबसे बेहतर साधन है कोई जो भ्रांति होती है तो उस भ्रांति को दूर करने का। इसलिए हम विविध कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में जाते हैं, और जब जनता के बीच जाते हैं हमारा जितना बेटर कम्युनिकेशन होगा तो दो काम आपके नहीं हुए रहेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर हमारा कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो वो दो काम आप पर भारी पड़ेगा हमारे सारे कामों। एक सवाल जो अखिलेश मंचों से कह रहे हैं, अभी उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन जब जनेश्वर मिश्रा पार्क में किया, उसके अलावा तमाम सारे अलग अलग जगहों पर यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ बीजेपी अन्याय कर रही है। ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की जंग जो बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, जो कहीं न कहीं पीडीए जब अखिलेश ने वो किया तो उसमें भी ब्रीफ किया, आपने खुद ने सुना होगा, पी मतलब पंडित मतलब ब्राह्मण। तो क्या आपको लगता है कि ब्राह्मणों को वास्तव में बीजेपी में दरकिनार किया जा रहा है पिछड़ों के चलते, या कहीं न कहीं ठाकुरों को हावी किया जा रहा है? क्योंकि ये राजनीतिक एजेंडा है जो कि चुनावी पार्टियां लेकर सामने जाएंगी। इसको कैसे देखते हैं, चूंकि आप भी ब्राह्मण हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यह तो पी मतलब पहले पिछला कर रहे थे, फिर पी मतलब पंडित कह दिए। तो ये लोग छोटे छोटे समूहों में बांटकर राजनीति करने वाले लोग यह काम कर रहे हैं, जैसा पंडित हो जाए, पिछड़ा हो जाए, ये एक विषय हो गया। दूसरी बात, सरकार की एक भी, मैंने प्रारंभ में कहा कि सरकार की एक भी योजना जिसमें जाति हो, मजहब हो, और अगर उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद होती है तो क्या तय होता है कि ठाकुरों की खरीद होगी और ब्राह्मणों की नहीं होगी? उत्तर प्रदेश में धान की खरीद होती है तो ये तय नहीं होता। उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में कोई डिस्क्रिमिनेशन तो होता नहीं। पावर सेंटर्स को लेकर नहीं, पावर सेंटर, अच्छा बताइए, राज्य में पावर सेंटर की स्थिति है कि योगी जी चलिए संत हैं, डिप्टी सीएम एक ब्राह्मण ब्रजेश पाठक है कि नहीं? उनके पास उतना अधिकार है कि वो अपने अपने विभाग के भी फैसले ले पाएं, क्योंकि अखिलेश बार बार मंचों से कहते हैं कि जो भी मतलब मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य हैं उनके पास उतना अधिकार नहीं है कि वो अपने कुछ चीजें शासन सत्ता को भी मैंने करीब से देखा है, कुछ चीजें मंत्रिपरिषद में अधिकार नहीं थे और कुछ चीजें मंत्री के पास हैं। तो जो मंत्री के पास अधिकार है वो ब्रजेश पाठक के पास भी अधिकार है, जो मंत्रिपरिषद में अधिकार है वो मंत्रिपरिषद में अधिकार है। तो ये एक भ्रांति है, जैसे चूंकि बड़ा कैनवास बनाया है हमने है तो उस बड़े कैनवास को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए कभी कभी का साहब उनकी नहीं चलती है, कभी आपने सवाल किया कि केशव मौर्य जी और महाराज जी की नहीं बनती है। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश है। कुल मिलाकर के एक बेटर परफॉर्म गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में हो, इसी सब के कारण 37 वर्षों बाद कोई ऐसी सरकार थी जो प्रो इनकम्बेंसी पर दोबारा रिपीट की। 36 साल से आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो हर बार 5 साल जो सरकार रहती थी वो नहीं आती थी, दूसरी बार नहीं आती थी। तो इसलिए मेरा कहना है, और निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जो अच्छी बातें हैं उसको बताना ही पड़ता है, और जो खराब बातें हैं वो लोगों को याद आता है। मेरा आपका व्यवहार 10 वर्षों से 15 वर्षों से बहुत अच्छा है, लेकिन किसी दिन कोई त्रुटि हो गई तो जो मेरा एक खराब व्यवहार है वो आपको परमानेंट याद रहता है, वो हावी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि बेटर कम्युनिकेशन
और उस बेटर कम्युनिकेशन के लिए माध्यम है संगठन के कार्यक्रम। उस संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता से संवाद कर रहे हैं। बीच में अगर आपने देखा होगा कि एक सवाल यह है कि माता प्रसाद पांडे ने वो विधानसभा में कहा था कि एक तरफ ब्रजेश सिंह को छोड़ा जा रहा है, उन्हें शक्तिशाली बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ विजय मिश्रा को आप बर्बाद कर रहे हैं। फिर उसके बाद अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर में हाथा से महाराज जी को डर लगता है। आपने बयान सुने होंगे। तो हाथा मतलब हरिशंकर तिवारी। उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि धनंजय सिंह जौनपुर में मजबूत बन रहे हैं। फिर कहा जाता है कि आप प्रतापगढ़ में जाइए तो राजा भैया मजबूत हैं। तो ये इसलिए सवाल है क्योंकि आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां इस तरीके के परिप्रेक्ष्य में जाएंगी। चुनावी दौर में ये सारी चीज़ें सवाल होंगे कि योगी आदित्यनाथ संत हैं, लेकिन उनकी छवि ठाकुर की बनाने की जो कोशिश हुई उसका बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, ऐसा है कि महाराज जी महाराज हैं। एक परसेप्शन जो अभी आपने कहा ना, उस परसेप्शन को बनाने का यत्न हो रहा है, ठीक। और उस यत्न के लिए जितना बेटर कम्युनिकेशन रहेगा उसी से हम दूर कर सकते हैं। जो आपने गिनाए वो ये बात तो सही है, वही ब्रजेश सिंह जी। लेकिन कोई आदमी मुकदमे से छूटता है तो कोर्ट से छूटता है, सरकार नहीं छोड़ती है, ठीक। जो बरी होता है, या राजा भैया हमारे बनाए विधायक नहीं है, विधायक वो पहले से हैं। लेकिन जिस हरशंकर तिवारी का जो गोरखपुर का है, तो गोरखपुर में हरशंकर तिवारी और मंदिर की साथ कभी नहीं बनी। तो कुछ चीजें तो निर्विवाद सत्य हैं, लेकिन उन घटनाओं को जोड़ करके विपक्ष जब हमारे बारे में नैरेटिव तय करेगा, तो अगर हमारा बेटर कम्युनिकेशन होगा तो हम उस नैरेटिव पर जवाब दे पाएंगे। और हम चूकेंगे तो जो परसेप्शन हमारे बारे में क्रिएट करना चाहते हैं लोग, वो कर ले जाएंगे। यूजीसी को कैसे देखते हैं? यूजीसी पर चूंकि आप खुद भी अगड़ी जाति से आते हैं, आपने छात्र राजनीति की है, आप अध्यक्ष रहे हैं। अगर आप कॉलेजेस में यूजीसी को लाते तो कॉलेज में अमूमन हम सब ने छात्र राजनीति की हुई है, छात्र रहे हैं, तो हमने देखा हुआ है कि 2 ग्रुप होता है। उसमें एक दूसरे के ऊपर हमला करने, झगड़ा करने में ये नहीं सोचते कि हाँ कौन किस वर्ग का है, कौन किस जात का है। ये होता है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे साथ जो लोग हैं, सामने अपोजिशन में जो उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग हैं। उसमें अगर यूजीसी इम्प्लीमेंटेशन जो इस समय जो अंदर उबाल मार रहा है कि तो उस पर यूजीसी में तो जवाब दे दिया सरकार ने। हाँ, तो उस नहीं, लेकिन अभी भी जैसे कोर्ट से जो स्टे है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, लेकिन अभी भी लोगों को ये डर लग रहा है कि सरकार फिर से दोबारा आई। इस परिप्रेक्ष्य में वो निर्णय हुआ, उसको सबने स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के बाद उसका एक रास्ता भी निकाला गया। कई बार कुछ बाध्यताएं होती, उन बाध्यताओं में से जो परसेप्शन क्रिएट होता है, तो सरकार को कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। और लेने के बाद निश्चित तौर पर जब ये बाकी चीज़ें आई हैं, तो वो तो मामला उसमें सब्जी से कोई ऐसी, इसमें कोई फर्दर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी कितना मुसीबत है आप लोगों के लिए? और प्रधानमंत्री ने अभी हाल में जब 15 अगस्त पे झंडा फहराए, उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सली इस समय पूरे देश भर में फैल रहे हैं, उनसे हमको लड़ना होगा। दिमागी नक्सल, देखिए, कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को जो परसेप्शन है, मैंने कहा ना कि अच्छे कामों को बताना पड़ता है। और सवाल खड़े करने के लिए तो आप सवाल खड़े ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री पे भी आज ही मैंने देखा कि वो आज का लेटेस्ट है उनका कि पीएम केयर फंड पर सवाल उठाया उन्होंने, ठीक। तो वो एक, मेरा कहना है कि एक नौजवानों का एक ग्रुप तैयार हुआ, उस नौजवानों ने सवाल उठाया। तो सवाल उठाना आसान है, लेकिन उसका समाधान करना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, हम उस कश्मीर में तिरंगा लाल चौक पर फहरा रहा है, हम नहीं फहरा पाते। अगर वो देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, तो जिस अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भव्य दिव्य मंदिर बना, वो हम नहीं कर पाते। आप भदोही के नज़दीक के रहने वाले हैं, जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना, जो माँ विंध्यवासिनी का आपका भी सारे मुंडन से लेके सारे जनेऊ के संस्कार सब होते हैं, जो कॉरिडोर बन गया, वो संभव नहीं था। निश्चित तौर पर जब आप काम करेंगे तो काम के बहुआयामी आयाम है। कोरोना के कालखंड में भी सरकार जिस मुस्तैदी से खड़ी रही,
आप तो मुंबई में भी हैं और आपका मुल्क से भी वास्ता था, कितनी समस्याएं थी। निश्चित तौर पर सवाल हैं, जो काम करेगा उससे सवाल भी है। लेकिन राम मंदिर की बात आपने की, राम मंदिर चोरी एक आपको मतलब विपक्ष लगातार मुद्दा जो बना रहा है, संसद में आपने देखा किस तरीके का हंगामा हुआ, विधानसभा में, विधान परिषद में आपने खुद महसूस किया होगा। आपको लगता है कि राम मंदिर या राम भगवान जो एक निश्चित तौर पर हम सब के आस्था के केंद्र हैं, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र है, हम सबकी इच्छा या परिवार की इच्छा ये जरूर होती है कि एक बार भगवान राम लल्ला के दर्शन कर ले। अगर वहाँ पे चोरी होती है या वहाँ पे जिस तरीके के आंकड़े बताए जाते हैं कि 200 करोड़ की चोरी हुई, इतने की चोरी हुई, मुकुट चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, सच्ची, तो आपको दुख होता है? देखिए, जो कुछ हुआ वो निश्चित तौर पे देश के हर नागरिकों के लिए सदमा है। लेकिन जैसे मुकुट की बात करें तो जो मुकुट की चोरी, जो किताब की बात है, सोने की रामायण, वो सारे दिखा दिए गए। कुछ बड़ी संख्या में देश के नागरिकों की श्रद्धा से जो दान दिए गए, उन दान को गिना जाना था। उसमें कोई साधु महात्मा नहीं है। हमारे जैसे सामान्य जन के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी करके आए, कर्मचारियों की गलती थी, उनको सजा मिली। लेकिन जो उसके बहाने जो हमला सनातन पर हो रहा है कि साहब चंदा चोरी हो गया, नारा लगाता है साहब चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, तो बीजेपी का कवर कर रही एक एजेंसी को हमने काम दिया, वो एजेंसी कर रही थी, जैसे ये विषय आया वैसे संज्ञान में ला करके उन पर कठोर कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल जो कर रहे हैं पाठक जी, वो ऐसा कर रहे हैं कि जब आपने राम मंदिर बनाने का क्रेडिट लिया तो चोरी का क्रेडिट कौन लेगा? ये बताइए, हमारा कहना है कि जब ये घटना हुई उसके बाद इतने सारे सवाल उठ रहे हैं ना, इतने सारे उत्तर दे रहे हैं ना, तभी तो आपने सवाल पूछा, हम उत्तर दे रहे हैं ना कि जब हम बनाने क्रेडिट लेंगे तो जो वहाँ सवाल खड़े होंगे उसकी भी जवाबदेही हमारी। स्वाभाविक है, जवाब तो देना पड़ेगा, तो जवाब हम दे रहे हैं। लेकिन उसमें कोई संत महात्मा हो तो बताइए। लेकिन इस बहाने हमला सनातन पर जो हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने किया वो कर्मचारी थे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हुई। एक सवाल आखिरी ये है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से है, कितनी तेजी के साथ बीजेपी संगठनात्मक तौर पर जमीन पर, धरातल पर उतर रही है, सरकार की योजनाओं को लेकर जा रही है, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ जी ही रहेंगे या चुनाव के बाद मंत्रिमंडल, माफ कीजिएगा, विधानसभा सदस्य मिलकर तय करेंगे कि आने वाले समय में बदलाव होगा या कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर? भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड है, यह निर्णय संसदीय बोर्ड का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये तो तय है कि चेहरा कौन है। चेहरा है कमल का फूल। जनता से हम कमल के फूल पर वोट मांगते हैं, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं। मैंने क्या कहा? जनता से हम कमल के फूल के नाम पर वोट मांगते हैं और विधायक जीतते हैं, सरकार बनी है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो फिर दूसरा सवाल कहां से आ गया? और अगर कोई चीज निर्णय करना होगा तो संसदीय बोर्ड तय करेगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। हमारा चुनाव चिन्ह तय है, तो हम तो कमल का फूल लेके जा रहे हैं, निर्वाचित होकर सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, नहीं रहेंगे, बदलेंगे, जो आपके सवाल है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो अपोजिशन है वो लगातार इस तरीके के सवाल जो है वो नैरेटिव क्रिएट कर रहा है ना, वो नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। लेकिन यह निर्णय भी पार्टी के संसदीय बोर्ड को लेना है। तो अभी तो कोई आपने कहा कि इसके बाद बदले जाएंगे चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद बदले जाएंगे, रहेंगे, यह निर्णय संसदीय बोर्ड लेगा। इसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। हम कार्यकर्ताओं के लिए काम का आधार है कि कमल का फूल सामने है, उससे जो उम्मीदवार है उसको चुनाव जीत करके आए, उसको जितवाना। बिल्कुल। तो जिस तरीके से विजय बहादुर पाठक जी जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने बहुत कुछ बातों पर चर्चा की है और तमाम सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है, क्योंकि कुछ ऐसे परसेप्शन हैं जिन पर जवाब जानना जरूरी था। लगातार अपोजिशन की तरफ से इन सारी चीज़ों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं,
ऐसे में उन सारे सवालों का जवाब विजय बहादुर पाठक जी ने दिया है और भारत एक्सप्रेस से बातचीत की है। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।